जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र तथा वायुमंडलीय अपवर्तन। दोस्तों यह वीडियो जो है आपका पार्ट 3 होने वाला है और इस वीडियो में टोटल जो है आपका इस चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जो है हमने इसके पहले यानी कि इससे पिछले वीडियो में जो है इंद्रधनुष बनाया था, यानी प्रिज्मों से जो है प्रकाश को अपवर्तन किया था और उससे जो है 7 रंगों में प्रकाश विभक्त हुआ था। इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें जो कुछ टॉपिक थे उसको जो है हमने छोड़ दिया था। अब उसी से रिलेटेड टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग एक प्रिज्म यहाँ पे बनाएंगे। ये हमने एक प्रिज्म यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब बताइए इस पे जब ये प्रकाश गया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्वेत प्रकाश। क्या नाम है इसका? श्वेत प्रकाश। ठीक। प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वो कहाँ कितने रंगों में विभक्त होती है? 7 रंगों में। इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, कितना रंग हो गया? 7 रंगों में वो विभक्त होती है। 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में। तो 7 रंगों में वो विभक्त हो गई। अब देखिए ध्यान से, ये जो 7 रंग है, ऊपर आपको पता होगा क्या होता है ऊपर सबसे क्या होता है? लाल। नीचे क्या होता है? बैगनी। अब इसमें अगर बात करें, आपको पता होगा इसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है, यानी सबसे ज्यादा दूर से जो दिख जाता है वो लाल रंग दिख जाता है। तो तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा हुआ? तरंगदैर्घ्य हो गया ज्यादा लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का। और अगर सबसे अधिक, अगर हम पराकिरणन की बात करें, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हुआ है? तो वो बैगनी का हुआ है। किसका हुआ है? बैगनी का। यानी सबसे पहले विचलित, यहां से निकलने के बाद विचलित ज्यादा कौन होके पहले भागा है? तो बैगनी पहले भागा है। फिर जाके जो है जामुनी भागा है, फिर जाके नीला भागा है, फिर जाके हरा भागा है, फिर जाके पीला भागा है, फिर नारंगी, तब फिर लाल भागा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका हुआ? बैगनी का। और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका है? लाल का। अब यहाँ पे बात आता है कि लाल ये जो रंग है, यानी कि ये जो 7 रंग है आपका, तो 7 रंगों को बताया सर्वप्रथम किसने? कोई ना कोई तो हुआ होगा। तो एक वैज्ञानिक है, आप इस नाम से तो भली बातें परिचित होंगे, न्यूटन नाम का। तो न्यूटन ने इस नियम को पहले बताया था कि प्रिज्म से जब होकर श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको किसने दिया था नियम को? न्यूटन ने दिया था। इस नियम को आप याद रखिएगा। ठीक है यहां तक। उसके बाद अब देखिए ये लाल रंगों से लेकर आपका कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो लाल रंगों से रिलेटेड आपके एग्जाम में कम से कम एक आध क्वेश्चन तो आपका रहता ही है इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन आपका ये रह सकता है कि हम लोग खतरे में जो है किसका उपयोग करते हैं? तो खतरे के सिंबल में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? खतरे के उपयोग में, यानी कि खतरे में, खतरे के निशान में किसका उपयोग करते हैं? खतरे से बचने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि खतरे के निशान में हम लोग जो लाल रंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लाल रंग का अधिक होता है। और दूसरा कारण ये हो जाएगा कि ये दूर से ही हमें दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद और एक और चीज है आपका, रेलवे के सिग्नल में, रेलवे के सिग्नल में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेलवे के सिग्नल में, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं? लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं? उपयोग क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल में हम लोग लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रेलवे के सिग्नल में जो है हम लोग लाल रंग के प्रकाश का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। और ये लाल रंग जो है दूर से ही दिख जाता है, जिससे जितने भी यात्री होते हैं या फिर जितने भी यात्रीगण होते हैं या ट्रेन पे जितने भी चल रहे कोई नागरिक होते हैं, उनको जो है दिख जाता है कि अब जो है अगर दिख जाता है उसका सिग्नल लाल जल रहा है, मतलब समझ जाता है कि अब इस पे खतरा है, यानी कि अब जो है ट्रेन इस पे आने वाली है। तो इस चीज से उसको पता चल जाता है। तो रेलवे के सिग्नल में इसलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। इस चीज को आप बता दीजिएगा कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। दूसरा कारण यह लिखना है कि यह दूर से ही दिख जाता है, जिस वजह से यात्री को जो है अपने प्राणों की जो है चिंता नहीं होती। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि अब बेफिक्र हो जाता है, वो उसको पता चल जाता है पहले ही भाई क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन है आपका एक चीज। ठीक है, अगला है आपका टॉपिक कि सूर्य प्रकाश में किरण कितने निकलता है? सूर्य प्रकाश, जितने भी सूर्य प्रकाश है हमारे, सूर्य से प्रकाश जो निकलती है उससे कितने तरह का प्रकाश निकलता है? तो आप जानते हैं कि 7 तरह का होता है। नहीं, 7 तरह के प्रकाश तो निकलते ही है, उसके बावजूद भी और कई तरह के किरणें निकलती है। क्या क्या निकलता है? एक होता है गामा किरण। क्या होता है? गामा किरण। लेकिन इन सभी किरणों को हम लोग क्या देख पाते हैं? नहीं देख पाते। इन सभी किरणों को हम लोग नहीं देख पाते।
एक्स किरण निकलता है, इसको भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। पराबैंगनी किरण निकलता है, इसको भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। ये पराबैंगनी किरण ओजोन परत में छिद्र होने की वजह से पड़ता है मनुष्य के शरीर पर। और पराबैंगनी किरण जो कहां से निकलता है, सूर्य से ही निकलता है ये सारी किरणें। तो सूर्य से ये जो पराबैंगनी किरण है बहुत खतरनाक किरण है। अगर डायरेक्ट त्वचा पे पड़ गया ये तो क्या होता है, त्वचा कैंसर हो जाता है इसके रोग इसके प्रभाव से। तो क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं कि कौन से किरणों के प्रकोप से जो है, या फिर कौन से सूर्य प्रकाश की किरणों के प्रकोप से हमें त्वचा कैंसर हो सकता है। तो पराबैंगनी किरणों की वजह से, पराबैंगनी किरण अगर हमारे त्वचा पे पड़ेगा तो हमें त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओजोन परत में अगर छिद्र हो गया तो, ओजोन परत में अभी छिद्र है नहीं यहाँ पे, इस वजह से जो है हमें पराबैंगनी किरणों का मतलब कोई डर नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक होता है अवरक्त किरण। ये अवरक्त किरण आप देखे होंगे टीवी वगैरह में एक रिमोट आता है जिससे 1 नंबर 2 नंबर आप भगाते हैं किसी चीज को, चैनल चेंज करते हैं, तो उस चैनल को जो चेंज करते हैं उसमें आप देखे होंगे एक लाइट निकलता है, नहीं देखे होंगे आप, लाइट उससे निकलता है और उस लाइट को ही हम लोग अवरक्त किरण कहते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है, ठीक। तो इसको भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, यानी अवरक्त किरण भी नहीं देख पाते। ये कहाँ निकलता है, तो टीवी के रिमोट से जो है ये निकलता है। और अगर आपको नहीं विश्वास है कि किरण निकलता है कि नहीं, कैसे पता करें, तो आप उसके आगे, रिमोट के आगे हाथ रख के और फिर बटन दबाइएगा, चैनल चेंज कीजिएगा, नहीं होगा आपका चैनल चेंज। मतलब क्या हुआ कि इससे कोई किरण तो निकलता होगा जो कि डायरेक्ट जाकर उस मशीन पे जो है कवर करता होगा, फिर जाके जो है वो चैनल चेंजिंग होता है, ठीक है। तो अवरक्त किरण इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। एक होता है लघु तरंग, इसको भी हम लोग देख नहीं पाते। एक होता है दीर्घ तरंग, इसको भी देख नहीं पाते। हालांकि ये आगे जाकर आगे क्लास में आप इसको पढ़ेंगे या फिर नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ बस इतना सा आपको जानकारी चाहिए था तो हमने यहाँ पे बता दिया आपको। एक होता है दृश्य किरण। दृश्य मतलब होता है देखने वाला किरण, जो दिखता है। तो दिखने वाला किरण कितना है, 7 रंग तो ये है। तो देखने वाला किरण 7 है, जो कि आपको बताया है, वैजानी, हापी, नाला, है ना। तो दृश्य किरण कितना हो गया, 7। ये चीज आपको कवर हो गया होगा। उसके बाद अब देखें तो दृश्य प्रकाश यानी कि 7 रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि वो जो है कितना, मतलब कितना ज्यादा पावरफुल वो दिखता है, कितना ज्यादा। और तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एंगस्ट्रॉन। क्या होता है, एंगस्ट्रॉन। यानी तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉन से मापते हैं। हालांकि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। और दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक प्रकाश, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मान होता है। क्लियर है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन है आपका कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। इंद्रधनुष तो आप किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, कल ही आपको बताए थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, जो आसमान में जो वो सप्तरंगीन पट्टी बनती है वो कैसे बनता है। और आप देखे होंगे आसमान में जो बनता है वो सप्तरंगीन पट्टी वो इस टाइप का बनता है, आधा बनता है। जब भी बनता है वो पृथ्वी से आधा ही बनता है, वो कभी पूरा नहीं बनता है। क्या होता है, वो आधा ही बनता है। वो क्या होता है, आधा बनता है, ठीक है। तो सप्तरंगीन पट्टी जो है, इसको, ये इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो देखिए इंद्रधनुष बनता कैसे उसको ध्यान से समझिएगा। जब बारिश पड़ता है, सब देखिए आप, अगर बारिश पड़ गया, बारिश पड़ने के बाद जो हवा में लटक रही बूंदे होती है, असंख्य बूंदे, असंख्य बूंदे, मतलब उसका गिनती नहीं है, हवा में लटक रही जो पानी की असंख्य बूंदे होती है वो जो है प्रिज्म का व्यवहार करती है। जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है, तो हवा में लटक रही जो बूंदे होती है, जल की जो बूंदे होती है, असंख्य बूंदे, वो जो है प्रिज्म का व्यवहार करती है। और प्रिज्म का जब व्यवहार करती है तो जब सूर्य प्रकाश उगता है और सूर्य प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 7 रंगों में जब विभक्त हो जाती है तो इसी को, यानी कि ऐसे ही क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ध्यान से फिर से एक बार और सुन लीजिएगा। यानी कि जब वर्षा होता है, वर्षा होने के बाद जो है क्या होता है कि हवा में जो है लटक रही जो वर्षा की बूंदे होती है, असंख्य बूंदे, हवा में लटक रही जो वर्षा की असंख्य बूंदे होती है वो प्रिज्म का व्यवहार करने लगती है, जिस वजह से सूर्य प्रकाश जब उससे होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी कि इसी तरह से हमारा जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है आपने समझ लिया होगा। इसको लिख भी लीजिएगा जरा सा, आप जो है नोट लेके बैठे ही होंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप जो है इस चीज को लिख लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्या है क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों, तारा जो है वो क्यों टिमटिमाता है। ध्यान से समझिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारा जो है आपका, आप इस चीज को गौर समझिएगा थोड़ा सा। ये जो है आपका एक पृथ्वी हो गया, ठीक, एक ही पृथ्वी है वैसे। ये हो गया आपका व्यक्ति, यहाँ पे कोई है खड़ा, ठीक। और ये व्यक्ति जो है इसको तारा देखना है, यहाँ पे इधर तारा देखना है, तो तारा देखना है, ये हो गया आपका तारा, ठीक है। इतना बड़ा तो नहीं बना सकते, थोड़ा छोटा सा बना दीजिए। ये हो गया आपका तारा,
इसको जो है तारा देखना है। तो तारा देखना है भाई, प्रकाश का अपवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक तारा, तो परावर्तन जब तक नहीं होगा तब तक तारा नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है जब प्रकाश की किरणें निकलेगी, इसके आंख में घुसेगा, तभी तो तारा देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है आराम से, 2 किरणें, कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए। तो यहाँ से किरणें निकली, मान लीजिए एक ही साथ दोनों किरणें निकला, ठीक है, ये हो गया आपका, ये किरणें आपका निकला यहाँ तक, क्लियर है। अब देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी आवरण में क्या होता है कि आपका अगर गर्मी का समय है तो ऊपरी आवरण जो होता है, हवा जो होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, ऊपरी हवा गर्म होता है, और बाहरी हवा जो होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। यानी पृथ्वी का ऊपरी हवा गर्म है मान लीजिए, और बाहरी हवा क्या है, ठंडा है। बाहरी हवा क्या है, बाकी है ठंडा। बाहरी हवा क्या है, बाकी है ठंडा। और ये ठंडा और गर्म हवा जो है क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं। क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठंडा और गर्म हवा क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब ये जो है, ये जो किरण है वो वहां से आएगा, इधर से प्रवेश करेगा। जब ये ठंडा हवा में प्रवेश करेगा, ये जब ठंडा हवा में प्रवेश करेगा तो देखिए ठंडा हवा में जैसे ही प्रवेश किया, हवा में प्रवेश कर रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, तो हवा में जैसे प्रवेश किया तो कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन जब ठंडी हवा से गर्मी हवा में जब ये प्रवेश करेगा तो ये जो है अपना स्थान से विचलित हो जाएगा। ठंडी हवा से गर्मी हवा में जैसे ही प्रवेश करेगा अपने स्थान से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, दूसरे जगह भाग जाएगा ये, यानी किरणों का जो है क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। फिर ये जो है क्योंकि हवा तो मिक्स है, फिर ये इस तरह से इधर इस तरह से होकर के फिर जो है इसके आंखों पे घुसेगा ये किरण, और तब जाके इसको सूझेगा कि तारा यहाँ पे है। यानी कि ये जो है इसको कभी लगेगा कि भाई ये तारा तो इधर से आ रहा है, इसको ये कभी तारा इधर सूझेगा, या तो इसको ये तारा कभी इधर सूझेगा, इसको ये तारा कभी इधर दिखेगा, यही तारा इसको इधर दिखेगा। यानी तारा एक ही है, लेकिन इसको नजर आएगा कि तारा तो यहाँ है, कभी कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। मतलब क्या हुआ, जिस वजह से उसको तारा क्या होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। क्या होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये वायुमंडल के कारण हुआ है, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पे एक टॉपिक बोल दीजिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया अधिक होती है, जिस वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। कैसे लिखेगा आप इस चीज को कि वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया, यानी कि तारे को देखने में हमें वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया अधिक होती है, जिस वजह से हमें तारे जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसको डिफिनेशन के तौर पे कैसे लिखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए पृथ्वी से कई गुना दूर तारा है, तारा जो है वो पृथ्वी से कई गुना दूर है, तारा पृथ्वी से कई गुना दूर है, और सही बात है कई गुना दूर है, जिस वजह से तारे को देखने में पृथ्वी से हमें तारे को देखने में वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया अधिक होती है, जिस वजह से हमें तारे को पृथ्वी से देखने में वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया अधिक होती है, जिस वजह से तारा हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्लियर है, इतना सा ही आपको बस लिख देना है। क्लियर है इतना तक। अब बात आता है कि जब तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है। तारा तो टिमटिमाता है लेकिन ग्रह और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है, ये बात आता है एक तो ग्रह और चंद्रमा जो है, आपको सिंपल सा बात देखिए, आप देखते होंगे बल्ब जो होता है, बल्ब 10 रुपया वाला 12 रुपया वाला आप बल्ब देखे होंगे, तो वो बल्ब अगर दूर रहता है तो ऐसा लगता है कि वो बल्ब जो है भुक भुक कर रहा है, लेकिन अगर निकट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो जैसा जल रहा है वैसा दिखता ही है स्पष्ट रूप से। लेकिन दूर अगर रहे तो ऐसा लगता है, कभी कभी लग जाता है कि वो जो है भुक भुक कर रहा है बल्ब। मतलब क्या हो गया कि दूर होने के कारण जो है अपवर्तन की क्रिया, वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया होती है, लेकिन अगर निकट रहेगा तो कोई क्रिया नहीं होती, स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पे ग्रह और चंद्रमा में, ये टिमटिमाता नहीं है। मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी से तारे की तुलना में ग्रह और चंद्रमा दूर नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं। यानी कि तारे जो है पृथ्वी से कई गुना दूर है ग्रह और चंद्रमा की तुलना में, पृथ्वी से तारे कई गुना दूर है ग्रह और चंद्रमा की तुलना में, और तारे को देखने में वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया अधिक होती है, जबकि ग्रह और चंद्रमा को देखने में वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया कम होती है, जिस वजह से हमें ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। बस इतना सा आपको लिख देना है कि इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया कम होती है, और इसमें लिख देना है कि इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया अधिक होती है। बस इतना सा आपको लिख देना है, काम खत्म हो गया। दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है। आपको जो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम लोग अंतरिक्ष में रहते हैं, तो हमें आकाश, जब अंतरिक्ष जो होता है, अंतरिक्ष यात्री जो होता है, अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखता है तो उसे काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, काला। अब ये काला प्रतीत क्यों होता है, और जो यहाँ पे है, यानी कि जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं आकाश को, जब हम लोग पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें नीला प्रतीत होता है। कैसा, नीला प्रतीत होता है। यानी अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश देखता है तो उसे काला प्रतीत होता है,
और पृथ्वीवासी अगर आकाश देखता है तो उसे नीला प्रतीत होता है। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन यहां से एक आपका बन सकता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, ये बन सकता है आपका क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला और पृथ्वी यात्री को, पृथ्वीवासी को आकाश जो है नीला प्रतीत क्यों होता है। ध्यान से समझिए, ये जो पृथ्वीवासी है इसको नीला आकाश इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल उपस्थित है। तो वायुमंडल उपस्थित होने के कारण आकाश इन्हें नीला प्रतीत होता है, जबकि अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, जिस वजह से आकाश इन्हें काला प्रतीत होता है। सिंपल सा आप एक तरीका याद रखिएगा कि जहां पे वायुमंडल उपस्थित रहेगा वहां पे आकाश जो है हमें नीला प्रतीत होगा, और जहां पे वायुमंडल उपस्थित नहीं रहेगा वहां पे हमें आकाश काला प्रतीत होगा। इस चीज को आप लिख लीजिएगा एक नोट के तौर पे, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम लोग जो है टिंडल प्रभाव, कोलाइड क्या होता है, उसके बाद जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है, उस चीज को आप समझेंगे। इस चीज को आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग जो है साफ कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ध्यान से समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, प्रकाश जब किसी कण पर पड़ता है, जब प्रकाश जो है किसी कण पर पड़ता है वो क्या होता है, अपने कण पर यानी किसी भी कण पर पड़कर चारों दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश जब किसी कण पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी कण पर पड़ता है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश जब किसी कण पर पड़ता है तो चारों दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की इसी घटना को जो है, प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश जब किसी कण पर, मान लीजिए कि कोई कण, जैसे देखिए आपका एक क्या है, मान लीजिए कोई आपके पास जो है कोई पत्थर वगैरह है, ठीक, ये कण है, इस पर जो है ये टॉर्च से प्रकाश पड़ा, क्या हुआ, ये प्रकाश टॉर्च से पड़ा, तो प्रकाश जैसे इस पर टॉर्च से पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से प्रकाश फैलेगा कि नहीं, तो प्रकाश फैल रहा है। यानी प्रकाश जब किसी कण पर पड़कर चारों दिशाओं में फैल जाता है, प्रकाश की इसी घटना को जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। एक और आपका तरीका है, किसी भी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को ही जो है कोलाइड कण कहा जाता है। किसी भी माध्यम में छोटा छोटा कण होता है, जैसे अभी कौन सा माध्यम है, वायु का माध्यम है, पानी भी होता है, पानी का माध्यम हो गया, जहां पानी है तो वहां पे भी छोटा छोटा कण होता है। तो किसी भी माध्यम में जो छोटा छोटा कण होता है, उसी कण के निलंबन को यानी उन सभी कणों को अगर मिला दिया जाए, उसी को हम लोग कोलाइड कहते हैं, कोलाइड कण कहते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोलाइड कण आप समझ गए। अब देखिए, ये कोलाइड कण की मदद से आप इसका डेफिनेशन बता सकते हैं, क्या है, तो कोलाइड कण आपको समझ में आ गया। तो कोलाइड कण के द्वारा प्रकाश का छितराना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या होता है, कोलाइड कण द्वारा प्रकाश का छितराना, कोलाइड कण द्वारा प्रकाश का छितराना टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइड कण द्वारा प्रकाश का छितराना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइड का कण है, उससे प्रकाश जो है क्या हो गया, छितरा गया, प्रकाश फैल गया, क्या कहलाएगा, टिंडल प्रभाव कहलाएगा। और ये टिंडल प्रभाव यानी यह नियम जो है किसने दिया था, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया, जिस वजह से इस नियम को जो है टिंडल प्रभाव कहा गया। यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल यानी रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय जब होता है उस समय भी सूर्य लाल दिखता है, और सूर्यास्त जब होता है उस समय भी सूर्य लाल दिखता है, क्यों ऐसा होता है, तो ध्यान से समझिए इस चीज को। यह आपका सूर्य हो गया, यहां पे भी आपका सूर्य हो गया, ठीक है। ये सूर्य हो गया आपका। ये सूर्य जो है, मान लीजिए ये क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। ये सूर्योदय और ये सूर्यास्त। जब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय यानी कि सूर्य क्या हो रहा है, निकल रहा है। सूर्योदय जो है यानी कि सूर्य क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, उदित हो रहा है।
जब निकल रहा है सूर्य, तो उस समय जो है सूर्य से जो किरणें निकलेगी वो 7 रंगों की किरणें निकलेगी। क्या निकलेगी? 7 रंगों की किरणें निकलेगी। तो सबसे पहले जो किरणें निकलेगी वो कौन निकलेगी? आपको बताए थे सबसे पहले बैगनी निकल के भागेगा। सबसे पहले कौन निकलेगा? बैगनी। बैगनी निकलेगा, उसके बाद और सभी किरणें, यानी कि बैगनी से लेकर जितने भी किरणें हैं, बैगनी और अन्य सभी किरणें निकलेगी, लेकिन शेष जो है लाल रंग आपका बच जाता है। क्या होता है? शेष लाल रंग बच जाता है, जिस वजह से सूर्योदय के समय भी सूर्य लाल दिखता है। उसके बाद जब सूर्यास्त होता है उस समय भी, जब सूर्यास्त होता है यानी सूर्य जब डूब रहा होता है उस समय भी जो है सबसे पहले जो प्रकीर्णन होता है, अत्यधिक जो प्रकीर्णन होता है वो होता है बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग जो है क्या हो जाता है? सब बैगनी रंग और अन्य सभी रंग जो है पहले ही निकल जाता है आगे, लेकिन शेष आपका जो बचता है वो बचता है आपका लाल रंग, जिस वजह से सूर्यास्त के समय भी सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। तो इसका जो डेफिनेशन लिखना है वो कैसे लिखना है आप ध्यान से समझिएगा इसको। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य निकलता है या डूबता है उस समय जो है बैगनी रंग और अन्य सभी रंगों का प्रकीर्णन अत्यधिक होता है और वो जो है आगे बढ़ जाता है, शेष लाल रंग बचता है। और शेष लाल रंग जब बचता है तो जिस कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल या फिर रक्तदाब दिखाई देता है। क्लियर है यहां तक? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य में जो है अन्य सभी किरणें, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाली अन्य सभी किरणें या फिर बैगनी किरणें और अन्य सभी किरणें जो है उसका प्रकीर्णन पहले हो जाता है, शेष लाल रंग बचता है, जिस कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है हमें सूर्य रक्तदाब या फिर लाल दिखाई पड़ता है। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? अस्पष्ट दर्शन यानी स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं उसकी न्यूनतम दूरी क्या है? तो पता होगा आपको 25 सेंटीमीटर है। क्या है? स्पष्ट रूप से हम न्यूनतम यानी कम से कम स्पष्ट रूप से जो देख सकते हैं वो कितना है? 25 सेंटीमीटर तक, और अधिकतम अनंत दूरी तक। ठीक है, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र जिस स्पष्ट न्यूनतम दूरी को, मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है, मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। और मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। और यह चैप्टर आपका हो गया क्लोज, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आपका क्लोज हो गया ये चैप्टर। अब जो जितने भी बचे हैं आपका मतलब एक तरह से आप नोट्स भी बना ही लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव तो आपके किताब में है ही, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं इसको। और नोमेरिकल वगैरह है तो नोमेरिकल वगैरह आपको बाद में सॉल्व करा दिया जाएगा, उसका जो अलग ही एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा आपको नोमेरिकल बना करके फिजिक्स का टोटल, और उसके बाद फिर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अब जो है हम लोग चौथा चैप्टर हो सके तो बनाएंगे, और नहीं तो अब जो है केमिस्ट्री को स्टार्ट करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।